हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आपको पता है कि दिसंबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर हम स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत से टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर भी चुके हैं, लेकिन आज का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस। मतलब जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं या बहुत ही इंपॉर्टेंट किसी बंदे ने रिजाइन कर दिया है दिसंबर के महीने में, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और ध्यान से सुनना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगे जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दिसंबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें आज का टॉपिक है अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। कौन से महीने के करेंगे? दिसंबर महीने के। जिसमें पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में किसको अपॉइंट किया गया चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश? तो अपने याद रखना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश है उसने अपना नया चीफ सेक्रेटरी जो लगाया है वो किसको लगाया है? KS जवाहर रेड्डी को लगाया है। तो आंसर 2 और 4 तो हो नहीं सकता, मतलब 1 या 3 में होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम फिल कर देते हैं KS जवाहर रेड्डी। इकबाल सिंह बेंस जो कि चीफ सेक्रेटरी थे पहले ही इस स्टेट के अंदर, उनको 6 महीने और एक्सटेंड कर दिया उनका टाइम पीरियड, मतलब वो मई 2023 में रिटायर होंगे। और ये किसके चीफ सेक्रेटरी थे? मध्य प्रदेश के। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो ये क्वेश्चन एज सच बाकी स्टेट्स के स्टूडेंट्स को तो नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी जो इन स्टेट्स के स्टूडेंट हैं, लाइक एक तो आंध्र प्रदेश, एक मध्य प्रदेश, तो आपने ज़रूर याद रखना है। तो KS जवाहर रेड्डी जो कि 1990 बैच के एक IAS ऑफिसर हैं, वो चीफ सेक्रेटरी के पद पे अपॉइंट किए गए हैं आंध्र प्रदेश सरकार के अंदर, और ये अपनी पोस्ट पे बने रहेंगे 2024 तक। इससे पहले ये पोजीशन जो है वो समीर शर्मा के पास थी, जो कि रिटायर हो चुके हैं 30 नवंबर 2022 को। और जवाहर रेड्डी जो करंटली सर्व कर रहे हैं एज ए स्पेशल चीफ सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश YS जगन मोहन रेड्डी, तो वो सारे के सारे चीफ मिनिस्टर ऑफिस के काम को जो है वो देखेंगे।
लेकिन साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन की तरफ से मध्य प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी हैं जिनका नाम क्या है, इकबाल सिंह बेंस, उनका टाइम पीरियड भी जो है वो 6 महीने बढ़ा दिया है। और ये स्पेशली रिकमेंड किया था जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान ने। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस कंट्री का नाम बताना है जिसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी जो है वो हासिल की है दिसंबर महीने के लिए। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये है इंडिया। तो आंसर क्या होगा इसका, 2 होगा। तो इंडिया ने प्रेसिडेंसी ली है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, कौन से महीने के लिए, दिसंबर महीने के लिए। और ये दूसरी बार हुआ है इंडिया की टोटल 2 साल की मेंबरशिप के अंदर, क्योंकि इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर के अंदर इलेक्टेड है 2021-22 के लिए। तो इससे पहले अगस्त 2021 में भी इंडिया जो है वो 1 महीने के लिए प्रेसिडेंसी हासिल कर चुका है। तो अपनी इस प्रेसिडेंसी के दौरान इंडिया ने दिसंबर महीने में 2 बड़ी मीटिंग्स को होस्ट किया, एक 14 दिसंबर को, एक 15 दिसंबर को, और दोनों ही बेसिकली रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म के ऊपर थी। और दोनों को जो चेयर किया है वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने चेयर किया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच कंट्री विल एज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ वासेनार एग्रीमेंट? कौन सी कंट्री जो है वो वासेनार एग्रीमेंट की चेयरमैनशिप जो है वो एज्यूम करेगी, जो कि एक मल्टीलेटरल टेक्नोलॉजी कंट्रोल एग्रीमेंट है और इंडिया इसको एज्यूम कर चुका है 1 जनवरी 2023 से। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो चीज़ जानने वाली है वो है वासेनार एग्रीमेंट। वासेनार एग्रीमेंट बेसिकली एक मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम है जो कि 1996 में इस्टेब्लिश की गई थी, जिसका मेन मकसद यही है कि उस चीज़ों को देखना जिसमें वेपन्स को ट्रांसपोर्ट, मतलब हथियारों को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, या फिर कई सामान को जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो उसके ऊपर निगाह रखनी। और इसके अंदर टोटल 42 मेंबर हैं और कोई भी चीज़ अगर पास होनी होती है, कोई डिसीजन लेना होता है, तो वोटिंग के थ्रू, मतलब आपस में डिसाइड करके जो है वो डिसीजन लिया जाता है। इससे पहले ये चेयरमैनशिप आयरलैंड के पास थी, लेकिन अब ये किसको सौंप दी गई है, इंडिया को। और कितना टाइम पीरियड है इसका, 1 साल का, मतलब 2023 से लेकर 2024 तक। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। महुआ आचार्य जो कि रिसेंटली रिजाइन कर चुके हैं अपनी पोस्ट से एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के? तो महुआ आचार्य जो है वो रिजाइन कर चुके हैं एज ए एमडी एंड सीईओ। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में ये काम करते थे इस पद पे? तो ये करते थे कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड में। तो आंसर क्या होगा इसका, 2 होगा। तो महुआ आचार्य मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ जो कि स्टेट ओन्ड कंपनी है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड में, उस पोस्ट से रिजाइन कर चुके हैं। और उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में स्पेशली लिखा था कि उनका जो लास्ट डे वर्किंग होगा वो 13 जनवरी 2023 होगा, और तब से लेके अब तक ये पोजीशन जो है वो अभी तक खाली है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भारतीय नेबिकिया विद्युत निगम लिमिटेड का, जिसको हम बाविनी के नाम से भी जानते हैं, और ये पर्सन है केवी सुरेश कुमार। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो याद रखना है केवी सुरेश कुमार जो कि एक साइंटिस्ट हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर, वो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुके हैं भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के, जो कि कलपक्कम तमिलनाडु में है। और इसका टाइम पीरियड जो है वो 3 साल का है। और ये ऑपरेशंस में खास करके इन्होंने काम किया था, और वो भी खास करके फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के अंदर 1986 में उन्होंने ऐसे ज्वाइन किया था ऑपरेशंस के अंदर। फिर ये कई तरह के सिस्टम जो कि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से ही जुड़े हुए हैं उसके अंदर आगे बढ़े, और अब ये इस पद पे पहुंच चुके हैं कि इनको चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जाए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको रिसेंटली इलेक्ट किया गया है फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की? तो देखो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहली महिला प्रेसिडेंट टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की, और ये कौन है, मेघना अलावत। तो आंसर क्या होगा इसका, 2 होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मेघना अलावत कौन है। मेघना अलावत जो है वो दुष्यंत चौटाला की वाइफ है। दुष्यंत चौटाला जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर है कौन सी स्टेट के अंदर, हरियाणा के अंदर। और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के इससे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, दुष्यंत चौटाला। अब उन्होंने अपनी वाइफ को यहाँ पे बना दिया है, और मेघना अलावत को इलेक्ट किया गया पहली महिला प्रेसिडेंट टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। और साथ ही साथ आपने एक नाम और याद रखना है, कमलेश मेहता। कमलेश मेहता जो कि 8 बार की नेशनल चैंपियन है और अर्जुन अवार्डी है 1985 की, और उनको नया सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है इस टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का। लेकिन मेघना अलावत को पहली महिला प्रेसिडेंट के पद पे यहाँ पे अपॉइंट किया गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
किसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उत्तराखंड सरकार का और ये बनाया गया है प्रसून जोशी को। आंसर क्या होगा? एक होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड की सरकार ने पद्मश्री अवॉर्डी प्रसून जोशी, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं और चीफ कमर्शियल ऑफिसर भी हैं एक कंपनी के जिसका नाम है मैक्केन वर्ल्ड ग्रुप, और ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं उत्तराखंड सरकार के। और इनको पद्मश्री से नवाजा गया था, जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आर्ट्स के क्षेत्र में 2015 में। और साथ ही साथ और भी कई बड़े मेडल, इंटरनेशनल ऑनर्स इनको मिल चुके हैं, जैसे कि यंग ग्लोबल लीडर, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से दिया जाता है 2016 में, वो भी इनको मिल चुका है। तो प्रसून जोशी शायद सबने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस लिरिसिस्ट हैं, राइटर हैं, बहुत सी मूवीज़ जो है वो इन्होंने लिखी हैं, और ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो अल्मोड़ा जिला से बिलोंग करते हैं। और करंटली ये चेयरमैन भी हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो कि एक सेंसर बोर्ड के तौर पे काम करता है, उसके चेयरमैन भी हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में दीना आर्सिलिया बोलुआर्ते जगैरा, जो कि पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है, कौन सी कंट्री की? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंट्री की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है? ये बनी है पेरू की। आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो वाइस प्रेसिडेंट थी ये पहले पेरू की, दीना आर्सिलिया। अब ये पहली महिला प्रेसिडेंट बन चुकी हैं, क्योंकि इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो पेड्रो कैस्टिलो थे। तो पेड्रो कैस्टिलो जो प्रेसिडेंट थे, उनको कांग्रेस में तो उनकी पार्लियामेंट की तरफ से हटा दिया है और उनको अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि उन्होंने अपने देश के साथ धोखा किया। और पेरू की कांग्रेस ने जो पेड्रो कैस्टिलो हैं उनको रिमूव कर दिया, क्योंकि वो बहुत ही गलत काम कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने अपनी कांग्रेस मतलब पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की कोशिश की, ख़त्म करने की कोशिश की, और सारा कंट्रोल अपने पास रखने की कोशिश की। तो दीना आर्सिलिया जो कि वाइस प्रेसिडेंट थी, उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है। 60 साल की हैं और ये एक वकील भी हैं, और पहली महिला प्रेसिडेंट है पेरू की 200 साल की हिस्ट्री के अंदर। और आप ये भी कह सकते हो कि ये वाइस प्रेसिडेंट के पद पे आई थी 2021 में, जब प्रेसिडेंट चुने गए थे पेड्रो कैस्टिलो 2021 में। लेकिन अब पेड्रो तो अरेस्ट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट को क्या बना दिया गया है? प्रेसिडेंट। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में किसको अपॉइंट किया गया चेयर ऑफ B20 बिजनेस 20 इंडिया ग्रुप के अंदर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? तो एक बहुत ही सिंपल है कि जैसे एक साइंस 20 होगा, वो साइंस का एक ऐसा ग्रुप होगा जो साइंस की प्रोग्रेस के बारे में जांचेगा, उसकी मीटिंग्स करेगा, और ये G20 का ही एक हिस्सा है। ऐसे एक B20 है जो बिजनेसेस के बारे में आगे देखेगा। तो किसको इसका चेयर अपॉइंट किया गया, मतलब हेड अपॉइंट किया गया है? वो अपॉइंट किया गया N चंद्रशेखरन को। और B20 का जो इंडिया के अंदर सेक्रेटरीट होगा वो कहाँ पे होगा, मतलब इसका हेड ऑफिस बेसिकली कहाँ पे होगा? जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने N चंद्रशेखरन को अपॉइंट किया है, जो कि चेयरमैन है टाटा सन्स के, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के। तो वो चेयरमैन रहेंगे ऐसे बिजनेस 20 के, जो कि बिजनेस एजेंडा को लीड करेगा G20 प्रेसिडेंसी के अंदर। और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो कि B20 का इंडिया का सेक्रेटरीट रहेगा, और ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंटमेंट दी है, और ये B20 के इंडिया प्रोसेस को लीड करेगा। और ये पूरी पोजीशंस जो इन्होंने एज्यूम कर ली हैं वो कर ली हैं 1 दिसंबर 2022 से, क्योंकि इंडिया G20 की चेयरमैनशिप ले चुका है 1 दिसंबर 2022 से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who has been recently appointed as the acting Chief Justice of High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh? तो किसको एक्टिंग चीफ जस्टिस लगाया गया हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये लगाए गए हैं जस्टिस ताशीर अफस्तान। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो ताशीर अफस्तान जो कि एक सीनियर मोस्ट जज हैं, उनको एक्टिंग चीफ जस्टिस लगा दिया गया है हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का। और ये द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है, उनकी तरफ से ये अपॉइंटमेंट की गई है, और इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है 8 दिसंबर 2022 को। इससे पहले जो चीफ जस्टिस थे वो अली मोहम्मद थे, जो कि रिटायर हो चुके थे 7 दिसंबर को, और अब 8 दिसंबर को आगे हैं जस्टिस ताशीर अफस्तान। और जस्टिस ताशीर अफस्तान जो हैं वो लद्दाख से ही बिलोंग करते हैं, और ये पहले जज हैं जो कि लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं, और उनको एज ए चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया हो। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेम द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर, कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं या उनका नाम बताना है। हु हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड, जिनको अपॉइंट किया गया है ग्लोबल एम्बेसडर फॉर डायबिटीज़, और ये इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन की तरफ से अपॉइंट किया गया है।
और ये पर्सनैलिटी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना। तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल कर लें। शेख हसीना जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, उनको ग्लोबल एम्बेसडर फॉर डायबिटीज़ नियुक्त किया गया है इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन की तरफ से। और ये वर्ल्ड डायबिटीज़ कांग्रेस की एक मीटिंग हुई थी 2022 की, कहाँ पे? लिस्बन के अंदर, पोर्तुगल में, तब ये डिसाइड किया गया। और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ऐसी पहली ग्लोबल एम्बेसडर हैं जो डायबिटीज़ के लिए चुनी गई हैं। और ये टाइटल बांग्लादेश के जो एम्बेसडर हैं पोर्तुगल के अंदर, उन्होंने इसको रिसीव किया है। और शेख हसीना जो कि प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं बांग्लादेश की 3 बार, लाइक 1996 से लेकर 2001 तक भी वो प्रधानमंत्री रही, 2009 से लेकर 2014 तक भी जो है प्रधानमंत्री रही, और अब 14 से प्रेजेंट भी जो है वो उनका चल रहा है। तो इसलिए ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की हिस्ट्री में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेम द पर्सनैलिटी फ्रॉम इंडिया हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, जिसको न्यूयॉर्क फेड के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो कि इंडिया से बिलोंग करता है, कौन है वो, जिसको अपॉइंट किया गया है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में इस पद के ऊपर? और ये पर्सनैलिटी हैं सुष्मिता शुक्ला। आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो एक इंडियन ओरिजिन सुष्मिता शुक्ला जो कि पहली वाइस प्रेसिडेंट बनी है और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की तरफ से उनको सेलेक्ट किया गया है इस पद के ऊपर। और ये मार्च 2023 से अपना कार्यभार संभाल लेंगी। और ये अपॉइंटमेंट स्पेशली अप्रूव की गई है फेडरल रिजर्व सिस्टम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा। तो इस क्वेश्चन को स्टैटिक रखें और इसको स्लाइड से ही याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who has been named as the interim or the temporary chief executive officer of the Penguin Random House with effect from the January 2023? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पेंगुइन रैंडम हाउस, जब भी हम बुक्स एंड ऑथर्स करते हैं तो बहुत सी बुक्स पेंगुइन रैंडम हाउस की तरफ से पब्लिश की जाती है, मतलब बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस है। और इसके टेम्परेरी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन अपॉइंट किए गए हैं? ये किए गए हैं निहार मालविया। तो ये एक इंडियन ओरिजिन पब्लिशिंग एग्जीक्यूटिव हैं। इनको टेम्परेरी तौर पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लगाया गया है। न्यूयॉर्क बेस्ड इंटरनेशनल पब्लिशिंग ग्रुप है जिसका नाम है पेंगुइन रैंडम हाउस। इससे पहले ये पोजीशन जो है वो मार्कस डॉले के पास थी जो कि सीईओ थे करंटली। आप कह सकते हो कि अभी इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, तो अभी जनवरी के महीने के अंदर जो है वो इनका टाइम पीरियड खत्म हो गया या रिज़ाइन कर दिया, तो निहार मालविया जो है वो इस पद पे आ चुके हैं और 1 जनवरी 2023 से इन्होंने इस पद को संभाल लिया है। और मार्कस डॉले जो कि सीईओ थे पेंगुइन रैंडम हाउस के, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रेड पब्लिशिंग कंपनी है, उन्होंने अपने पद से रिज़ाइन कर दिया था 2022 के एंड में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसने रिसेंटली शपथ ली है एज ए 15th चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के अंदर? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो नई बनी है, अभी इलेक्शंस हुए थे हिमाचल प्रदेश में, तो नए जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं स्टेट के, वो कौन बने हैं? 15th नंबर के हैं, ये याद रखना है। नाम क्या है उनका? सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। और एक आप कह सकते हो ओथ सेरेमनी हुई शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो वहाँ पे उन्होंने शपथ ली है। और एक नाम आप और याद रखोगे, वो है मुकेश अग्निहोत्री। मुकेश अग्निहोत्री ये डिप्टी सीएम बने हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के अंदर। और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किसको रिप्लेस किया है? जयराम ठाकुर जी को। जयराम ठाकुर जी जो कि बीजेपी के चीफ मिनिस्टर थे इससे पहले, वो अब जो है वो चले गए हैं क्योंकि कांग्रेस जो है वो 68 सीट्स में से 40 सीट्स जीती है। टोटल एमएलएस जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के अंदर कितने हैं? 68। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। भूपेंद्र पटेल, अब पहले हम हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे थे, अब गुजरात की बात कर रहे हैं कि भूपेंद्र पटेल जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बने हैं गुजरात के दूसरी बार लगातार। ये एज ए नंबर वाइज कौन से चीफ मिनिस्टर बने हैं? तो ये एज ए नंबर वाइज बने हैं 18th चीफ मिनिस्टर। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर भूपेंद्र पटेल, जिनको गवर्नर आचार्य देवव्रत जी ने शपथ दिलाई, और ये 18th चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं गुजरात के। एक सेरेमनी हुई गांधीनगर गुजरात में, और ये खुद गुजरात असेंबली इलेक्शंस 2022 में गटलोडिया सीट से जीते हैं। गटलोडिया सीट, और बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं, लगभग 1.92 मतलब 1,92,000 वोट्स के अंतराल से जीते हैं। और ये गुजरात के पहले भी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो रह चुके हैं। इनको सितंबर 2021 में अपॉइंट किया गया था चीफ मिनिस्टर बीच में। इससे पहले विजय रूपानी थे, तो विजय रूपानी को हटा के अपॉइंट किया गया था भूपेंद्र पटेल को। अब दूसरी बार फिर से इनको अपॉइंट किया गया है।
और बीजेपी सातवीं बार जो है वो गुजरात असेंबली इलेक्शंस को जीती है। रिकॉर्ड है ये। टोटल 182 एमएलए हैं, जिसमें से 156 सीट्स जो हैं वो बीजेपी ने जीती हैं। 17 सीट्स जो हैं वो कांग्रेस ने जीती हैं और आम आदमी पार्टी ने 5 सीट्स जो हैं वो यहाँ पे जीत ली हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जो कि पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में दिसंबर 2022 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पर्सनैलिटी है पीटी उषा। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो याद रखना है पीटी उषा जो कि 58 साल की हैं, एक रिटायर्ड इंडियन ट्रैक एथलीट हैं और फील्ड एथलीट है और पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। और ये पहली ओलंपियन है और पहली इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को लीड करेंगी इसकी 95 साल की हिस्ट्री के अंदर। और साथ ही साथ आपने याद रखना है ये फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन है महाराजा यादविंद्रा सिंह के बाद जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को लीड करेंगे, क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं महाराजा यादविंद्रा सिंह 1938 से लेकर 1960 तक। तो फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन है महाराजा यादविंद्रा सिंह के बाद, लेकिन पहली महिला प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पीटी उषा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको रिसेंटली इलेक्ट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, जिसको एबीयू के नाम से जाना जाता है, और इनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है एज ए वाइस प्रेसिडेंट, और इनका नाम है सुनील। आंसर क्या होगा इसका? 1। तो प्रसार भारती के एडिशनल डायरेक्टर जनरल सुनील, जो कि आप कह सकते हो अनअपोज्ड इलेक्ट किए गए हैं वाइस प्रेसिडेंट के पद पे एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन में, और 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। और जो एबीयू है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और साथ ही साथ आप याद रख सकते हो ये एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है ब्रॉडकास्टर्स की जो कि एशिया से या पैसिफिक एरिया से बिलोंग करते हैं। और प्रसार भारती ने रिसेंटली 59th एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जनरल असेंबली जो है वो आयोजित की नवंबर के अंदर दिल्ली में। और सुनील जो है वो करंटली एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं प्रसार भारती के अंदर, और साथ ही साथ हेड हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, मार्केटिंग के, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशंस के, सेंट्रल आर्काइव्स एंड एक्सटर्नल सर्विस डिवीज़न के ऑल इंडिया रेडियो में। और ये प्रेसिडेंट इलेक्ट भी हैं ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी इंडिया में 2021 से। तो जस्ट नाम याद रखना है, क्वेश्चन को स्टैटिक भी रख सकते हैं, स्लाइड से याद रखें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में नेपाली कांग्रेस पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बन के उभरी है। नेपाल के जो भी इलेक्शंस हुए हैं, जनरल इलेक्शंस, टोटल 275 सीट्स के ऊपर इलेक्शंस हुए हैं, जिसमें नेपाली पार्टी या नेपाली कांग्रेस पार्टी ने 89 सीट्स को जीता है। मतलब सबसे बड़ी पार्टी है अगर 275 सीट्स के इलेक्शंस को देखें। तो ये उम्मीद है कि कौन प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेपाल का बना रहेगा, और ये बने रहेंगे शेर बहादुर देउबा जी। तो आंसर क्या होगा? 89 होगा। लेकिन जो है वो शेर बहादुर देउबा को नहीं बनाया गया, ये बनाया गया है पुष्पा कमल दहल को। लेकिन फिर भी आपने फिलहाल इस क्वेश्चन तक रहना है, हम आगे करेंगे जिसमें हम शेर बहादुर देउबा जी की जगह पुष्पा कमल दहल के नाम पे आ जाएंगे। तो अपने याद रखना है रूलिंग नेपाली कांग्रेस पार्टी जो वो लार्जेस्ट पार्टी है, तो ये उम्मीद थी कि इसी पार्टी से जो है वो किसी न किसी बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा और वो शेर बहादुर देउबा ही होंगे। तो ये उम्मीद है कि वो 6 टाइम जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पद पे आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पुष्पा कमल दहल को अपॉइंट किया गया। तो 5 पार्टीज ने आपस में गठबंधन किया था और गठबंधन करके टोटल 136 सीट्स उनके पास आई, जो कि 138 चाहिए थी, तो 2 सीट्स कम थी। तो अभी गठजोड़ की जो है वो चल रही थी कवायद कि किसी तरह से हम पार्टीज को जो है वो क्या कर ले, मिला लें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और पुष्पा कमल दहल को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में शाजी केवी ने चार्ज एज्यूम किया एज ए चेयरमैन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के वो चेयरमैन लगाए गए हैं? शाजी केवी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए, और ये ऑर्गेनाइजेशन है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो शाजी केवी चेयरमैन बन चुके हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के। इन्होंने दिसंबर 2022 में अपने कार्यभार को संभाल लिया है। और शाजी केवी से पहले जो है, मतलब आप कह सकते हो कि ये पोजीशन जो है वो किसके पास थी? ये थी सुचिंद्रा मिश्रा के पास। सुचिंद्रा मिश्रा जो कि एडिशनल सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो वो एडिशनल चार्ज के पद पे, इस पद पे काम कर रहे थे, लेकिन अब परमानेंट चेयरमैन जो अपॉइंट कर दिया है वो शाजी केवी को अपॉइंट कर दिया है। तो याद रखना है शाजी केवी जो है वो एज ए डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नाबार्ड के अंदर काम कर रहे थे मई 2020 से।
अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसने सौम्या स्वामीनाथन को रिप्लेस किया है और नए चीफ साइंटिस्ट बन गए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, और वो अपना कार्यभार जून के बाद जो है वो 2023 में संभाल लेंगे, मतलब सेकंड जो क्वार्टर होगा उसमें वो संभाल लेंगे। तो आपने याद रखना है ये पर्सनैलिटी हमारे पास कौन है जिनको पॉइंट किया गया है, जर्मी फरर। आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डॉक्टर जर्मी फरर जो कि नए चीफ साइंटिस्ट ऑफिसर रहेंगे अब सेकंड क्वार्टर जो 2023 का होगा, मतलब जो अप्रैल से लेकर जून के बीच में होगा, तो उसमें ये अपना कार्यभार जो है वो संभाल लेंगे। और ये सौम्या स्वामीनाथन को जो है वो आप कह सकते हो कि हटाएंगे। बेसिकली सौम्या स्वामीनाथन ने रिज़ाइन किया है, नवंबर के महीने में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। 5 साल लगातार सौम्या स्वामीनाथन इसी पद पे बनी रही थी, तो इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे नाम आ चुका है सौम्या स्वामीनाथन का। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज ए पार्ट टाइम चेयरपर्सन नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का, और वो भी 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है, और ये पर्सनैलिटी हैं राजीवा लक्ष्मण करंदीकर। आंसर क्या होगा इसका, 2 होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से राजीवा लक्ष्मण करंदीकर जो कि प्रोफेसर एमिरेटस हैं चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में, उनको पार्ट टाइम चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का, और वो भी कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। और नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है वो एक बॉडी है जो कि 2005 में इस्टेब्लिश की गई थी। ऑटोनमस बॉडी है, मतलब ऐसा जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, अपने हिसाब से काम करते हैं। और सी रंगाराजन कमीशन था जिन्होंने इसकी रिकमेंडेशन दी थी कि एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए। तो राजीवा लक्ष्मण करंदीकर जो है वो एज ए पार्ट टाइम चेयरपर्सन तो रहेंगे, लेकिन साथ में वो प्रोफेसर भी रहेंगे इस चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जो कि रिसेंटली अपॉइंट की गई हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पे, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी किस चीज़ का, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो कि 2032 की ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स हैं जो कि ब्रिस्बेन में होनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2024 की तो कहाँ पे होनी है, पेरिस के अंदर। 2028 की जो है वो लॉस एंजल्स में होनी है, और 2032 की आपको यहाँ से पता लग रहा है कि ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होनी है। और किसको सीईओ बनाया गया ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का इस ओलंपिक्स का, ये है सिंडी हुक। आंसर क्या होगा इसका, 2 होगा। तो याद रखना है अमेरिकन एग्जीक्यूटिव है सिंडी हुक जो कि पहली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनी है इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की, जो कि ब्रिस्बेन में होंगी ओलंपिक गेम्स, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। और 2032 की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है इसकी पहली मीटिंग जो है वो अप्रैल 2022 में हुई थी। और ब्रिस्बेन को कंफर्म किया गया था कि वो ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स को 2032 की होस्ट करेगा, क्योंकि एक सेशन हुआ था ओलंपिक कमेटी का जो कि जुलाई 2021 में हुआ था टोक्यो में, तब ये डिसाइड किया गया था। लेकिन आपने याद रखना है कि ब्रिस्बेन ऐसा पहला शहर है जो नए बिड प्रोसेस के थ्रू जो है वो सिलेक्ट किया गया था एज ए होस्टिंग कंट्री, और फर्स्ट ओलंपिक सिटी है जिसके खिलाफ कोई और सिटी ने नॉमिनेशन नहीं भरा था। तो अनअपोज सिटी जो सिलेक्ट की गई थी वो ब्रिस्बेन सिलेक्ट की गई थी। ऑस्ट्रेलिया इससे पहले भी 2 बार जो है वो ओलंपिक गेम्स को होस्ट कर चुका है। पहली बार 1956 में मेलबर्न में हुई थी, और दूसरी बार एग्जैक्ट 2000 में सिडनी के अंदर ये की गई थी। अब तीसरी बार 2032 में की जा रही हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जो कि रिसेंटली एडिशनल चार्ज के पद पे आते हैं एज ए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन में, NHPC में। तो एडिशनल चार्ज है, तो इसलिए आपने याद रखना है ये नाम है राजीव कुमार बिश्नोई का। आंसर क्या होगा, 3 होगा। तो राजीव कुमार बिश्नोई जो कि एडिशनल चार्ज के पद पे आते हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन में, और दिसंबर 2022 में इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया। और राजीव कुमार बिश्नोई इससे पहले चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे ऋषिकेश या उत्तराखंड बेस्ड एक टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड है, उसमें ये चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे काम कर रहे थे। और आप ये भी याद रख सकते हो कि इससे पहले ये पोजीशन चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की NHPC की किसके पास थी, ये यमुना कुमार चौबे के पास थी, जो कि एज एडिशनल चार्ज इस पद के ऊपर काम कर रहे थे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में मेटे फ्रेडिक्सन को दोबारा से इलेक्ट कर लिया गया है प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री का। तो मेटे फ्रेडिक्सन एक महिला के तौर पे ये री इलेक्ट हुई हैं प्राइम मिनिस्टर डेनमार्क की। आंसर क्या होगा इसका, 2 होगा। तो ये हेड हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की, और दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनी है डेनमार्क की, मतलब दूसरी बार जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी है डेनमार्क की। सबसे पहली बार इनको जून 2019 में चुना गया था एज ए प्राइम मिनिस्टर, और ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थी पूरी हिस्ट्री के अंदर।
और आप कह सकते हो कि इससे पहले ये पोजीशन लास लॉके के पास थी, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे 2009 से लेके 11 तक, फिर 15 से लेके 19 तक, लेकिन 19 में किसको बना दिया गया, मेटे फ्रेडिक्सन को। और ये दूसरी ऐसी महिला हैं जो इस पद पे आई हैं। इससे पहले ये पोजीशन जो है एक महिला के पद पे तौर पे ये हेले थॉर्निंग के पास थी। हेले थॉर्निंग 2011 से लेके 15 तक जो है वो प्रधानमंत्री रही हैं डेनमार्क की, लेकिन दूसरी महिला जो इस पद पे आई हैं वो मेटे फ्रेडिक्सन हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडियन ओरिजिन लियो वर्दाकर जो कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन सी कंट्री के, दूसरी बार ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं इस कंट्री के। और लियो वर्दाकर जो कि एक डेप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इस कंट्री के, और वो हैं आयरलैंड, मतलब आयरलैंड के डेप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, अब क्या बन गए हैं, ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, फाइन गायल पार्टी से बिलोंग करते हैं। इससे पहले ये पोजीशन जो है वो माइकल मार्टिन के पास थी, तो माइकल मार्टिन जो है वो अब वाइस प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं या डेप्टी प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, लेकिन जो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वो प्राइम मिनिस्टर के पद पे आ गए और प्राइम मिनिस्टर डेप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद पे चले गए हैं। और लियो वर्दाकर याद रखना है कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, फाइन गेल पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जो कि रिसेंटली नॉमिनेट की गई है बोर्ड ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में। तो सेबी का जो बोर्ड है उसमें टोटल 9 मेंबर्स आते हैं, चेयरमैन को मिला के। चेयरमैन आपको पता है कौन है, मदाबी पुरी। तो जो इस बोर्ड के अंदर अब शामिल हुआ है वो है मनोज गोविल जी। आंसर क्या होगा, 4 होगा। मनोज गोविल जो कि 1991 बैच के मध्य प्रदेश कैडर से आईएएस ऑफिसर हैं और सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। उनको नॉमिनेट किया गया है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बोर्ड में। इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी थे राजेश वर्मा जी, वो इस बोर्ड के अंदर आते थे, लेकिन अब उनकी जगह कौन आ गया है, मनोज गोविल जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का, और वो भी कितने साल के लिए, 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। और ये हमारे पास पर्सनैलिटी हैं दिनेश कुमार शुक्ला। तो आंसर क्या होगा इसका, 3। तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने अप्रूव किया है। सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं दिनेश कुमार शुक्ला जी, और वो चेयरपर्सन बन चुके हैं एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के। और इनकी अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए स्पेशली की गई है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से ये अपॉइंटमेंट की गई है। इससे पहले ये पोजीशन जो है वो जी नागेश्वर राव के पास थी, जी नागेश्वर राव जो कि इस पोस्ट के ऊपर बने हुए थे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है प्यूमा इंडिया का, तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। प्यूमा इंडिया के बहुत से ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन रिसेंटली अपॉइंट किया गया है अनुष्का शर्मा को। तो आंसर क्या होगा, 2nd होगा। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस एंड एंटरप्रेन्योर आप कह सकते हो, बिजनेसमैन कह सकते हो अनुष्का शर्मा को, क्योंकि उनके बहुत सी जो चेन्स हैं वो चल रही हैं, और वुमेन बिजनेस को प्रमोट करने के लिए स्पेशली अनुष्का शर्मा को बनाया गया है। तो फुटवेयर हो गया, क्लोथ्स हो गए, एसेसरीज होगी, तो इन चीज़ों को प्रमोट करेंगी प्यूमा इंडिया ने। जो भी चीज़ें लॉन्च करनी है अगले 1 साल के अंदर, तो इनको जो है वो कैंपेन्स के अंदर लिया जाएगा, इनको हिस्सा बनाया जाएगा। अनुष्का शर्मा कई ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे कि टीवीएस स्कूटी है, निविया है, LA18 है, ब्रू कॉफ़ी है, पेंटीन है, तो इन सब की ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अनुष्का शर्मा ऑलरेडी हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किस पर्सनैलिटी को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर पेप्सिको इंडिया का, जो ड्रिंकिंग वाटर, पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर है, जिसको एक्वाफिना के नाम से जाना जाता है, और इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं कैटरीना कैफ। तो आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा। तो एक पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एक्वाफिना की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है कैटरीना कैफ। तो कैटरीना कैफ इससे पहले भी पेप्सिको का जो एक फ्रूट फ्लेवर्ड शुगर ड्रिंक है जिसका नाम है स्लाइस, उसकी भी ब्रांड एम्बेसडर हैं 16 साल से। मतलब आप याद रख सकते हो पिछले 16 साल से वो ब्रांड एम्बेसडर हैं इस स्लाइस की। तो आप काफ़ी बार ऐड जो है वो देखते होंगे। और भी कई ब्रांड्स की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे कि के ब्यूटी, नायका, शियोमी इंडिया, कल्याण ज्वेलर्स, लेंसकार्ट, टाइटन वॉचेस, और भी कई ब्रांड्स हैं जो आप याद रख सकते हो, लेकिन फिलहाल आपने एक्वाफिना का नाम जो है वो याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का। एक स्टैटिक क्वेश्चन आ गया है, याद रखना है, ये है जस्टिस हेमंत गुप्ता। आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने जस्टिस हेमंत गुप्ता, जो कि रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको चेयरपर्सन बना दिया है न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का। और साथ ही आप नाम याद रख सकते हो, गणेश चंद्रू, अनंत विजय पल्ली, ये पार्ट टाइम मेंबर्स बना दिए हैं इस नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के।
तो आपने याद रखना है कि जो नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आता है और इसको स्पेशली बनाया ही इस काम के लिए गया था कि ये इंडिपेंडेंट और अपने तरीके से जो है जो भी आर्बिट्रेशन है, मतलब जो भी आप कह सकते हो कि एज ए मीडियोकर पे तौर पे आपने काम करना है, जो भी आप एज ए थर्ड पार्टी काम करोगे वो अपने हिसाब से करोगे और दो इंस्टीट्यूशंस के बीच में आप एक मध्यकर्ता के तौर पे काम कर सकते हो। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who has been appointed as the managing director and the chief executive officer of the SBI Funds Management Limited, और वो दिसंबर में ये अपॉइंटमेंट की गई है। तो आपने सबसे पहले याद रखना है कि जो SBI फंड मैनेजमेंट लिमिटेड है वो एक जॉइंट वेंचर है, एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, एक अमुंडी का। अमुंडी जो है वो यूरोप का लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है और उन्होंने शमशेर सिंह को अपॉइंट किया है एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड का। और इससे पहले ये पोजीशन जो है वो विनय M टॉन्से के पास थी, ये याद रखोगे, बहुत टाइम तक ये रहे हैं, लेकिन अब SBI से इनका जो है वो आप कह सकते हो कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है, जिसके कारण जो है वो अब नया पर्सन जो लगाए गए वो शमशेर सिंह जी लगाए गए हैं। और शमशेर सिंह इससे पहले एज ए डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर काम कर रहे थे SBI के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। रिसेंटली किसको यूनेस्को फेलोशिप दी गई है वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेस की, जो फेलोशिप स्टार्ट होगी 1 जनवरी 2023 से, और ये पर्सन कौन है? KS रंगप्पा हैं। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। KS रंगप्पा जो कि फॉर्मर वाइस चांसलर रह चुके हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी के? यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर के। तो उनको फेलोशिप दी गई है वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेस की, जो कि एक प्रोग्राम यूनिट है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब यूनेस्को का। और इस वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेस की जो फेलोशिप है वो बेसिकली स्थित कहाँ पे, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इटली के अंदर। ये साइंस की डेवलपमेंट के लिए ये फेलोशिप स्पेशली दी जाती है। तो ये फेलोशिप 1 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब है कि जो प्रोफेसर KS रंगप्पा है वो कई फेलोज को यहाँ पे भेज सकते हैं, मतलब कई यंग साइंटिस्ट को यहाँ पे नॉमिनेट कर सकते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी से, ताकि वो रिसर्च ग्रांट ले सकें और अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में किसको रीअपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का, और वो भी कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO इक्विटास के बनाए गए हैं PN वासुदेवन, और ये ऑलरेडी थे तो इनको रीअपॉइंट किया गया है और इनका टाइम पीरियड 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वैसे इनका टाइम पीरियड जो है वो 22 जुलाई 2023 को ख़त्म हो रहा था, लेकिन अब 3 साल जो है वो इनको और मिल जाएंगे। और PN वासुदेवन जो है वो फाउंडर भी हैं और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के, और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक वन ऑफ द लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है पूरे इंडिया में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में सितवेनी राबुका जो कि 12th प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं कौन सी कंट्री के? ये 12th प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं फिजी के। तो आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो ये एक मिलिट्री कमांडर थे और ये 12th प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं फिजी के, और इन्होंने हटाया है फ्रैंक बेनी को। फ्रैंक बेनी, अदरवाइज इनका पूरा नाम था फ्रैंक बेनी मर्मा, और ये 16 साल तक जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं फिजी के, लेकिन अब हटा के कौन आ गया? सितवेनी राबुका। हुआ क्या था कि फ्रैंक बेनी जो हैं इन्होंने जो सरकार चल रही थी फिजी के अंदर उनको मिलिट्री कूप करके हटाया था 2006 में, और 2007 में ये प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। अब 16 साल के बाद इलेक्शंस जो हैं वो बेसिकली होते हैं, जिसमें सितवेनी राबुका जीतते हैं और प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं फिजी के। इससे पहले भी सितवेनी राबुका जो है प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 1992 से लेकर 1999 तक। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको रिसेंटली नॉमिनेट किया गया है जो बाइडेन की तरफ से, जो कि प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के, ताकि वो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट रह चुके मैनेजमेंट और रिसोर्सेज के पद पे, मतलब डिप्टी सेक्रेटरी इनको अपॉइंट किया गया है स्टेट और मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज में, और ये जो बाइडेन की तरफ से अपॉइंटमेंट दी गई है। और ये पर्सनैलिटी हमारे पास कौन है? रिचर्ड वर्मा। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप इसको स्लाइड से भी याद रख सकते हैं। तो रिचर्ड वर्मा जो करंटली चीफ लीगल ऑफिसर थे और साथ ही हेड थे ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी के मास्टर कार्ड के अंदर तैनात थे, लेकिन अब ये बन चुके हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज में, और ये डिप्टी सेक्रेटरी बने हैं जो बाइडेन की तरफ से अपॉइंटमेंट दी गई है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
किसको अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर नेपाल का? तो पहले हमने एक आइडिया लगाया था कि किसको बना दिया जाएगा, शेर बहादुर देउबा जी को बना दिया जाएगा, जो कि नेपाली कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने उस टाइम पीरियड पे भी आपको बताया। तो पुष्पा कमल दहल जो हैं वो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं नेपाल के। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कमल से आप याद रख सकते हो कि इंडिया में भी कमल जो है वो खिला हुआ है इस टाइम पीरियड पे, तो यहाँ पे भी हम कमल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आप ये नाम आसानी से याद रख सकते हो। 68 साल के हैं और विद्या देवी भंडारी जो नेपाल की प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इनको शपथ दिलाई, और ये चेयरमैन भी हैं कौन सी पार्टी के? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के, और नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं नेपाल के, और तीसरी बार ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं नेपाल के। इन्होंने शेर बहादुर देउबा को रिप्लेस किया जो कि नेपाली कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिनको अपॉइंट किया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चेयरमैन रेलवे बोर्ड का। तो पिछला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में शामिल करना है, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में शामिल कर ले, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है रेलवे बोर्ड की। उसके सीईओ और चेयरमैन लगाए गए हैं अनिल कुमार लाहोती जी। आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट जो कि प्राइम मिनिस्टर जी की तरफ से लीड की गई, उन्होंने अनिल कुमार लाहोती जी को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चेयरमैन लगा दिया है रेलवे बोर्ड का। इससे पहले ये पोजीशन किसके पास थी? विनय कुमार त्रिपाठी जी के पास थी, जो कि रिटायर हो चुके हैं 31 दिसंबर 2022 को। और अनिल कुमार लाहोती अपने इस कार्यभार को संभाल चुके हैं जनवरी 2023 में, नए साल में अपने कार्यभार को संभाल चुके हैं। तो ये पहली अपॉइंटमेंट है बेसिकली रेलवे बोर्ड के चीफ के पद पे, जब से गवर्नमेंट ने रेलवे सर्विसेज को आप कह सकते हो इकट्ठा किया है और इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस जो है वो बनाया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको शामिल कर ले। चेयरमैन नहाई के जो बनाए गए हैं वो संतोष कुमार यादव जी बनाए गए हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। और ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन की तरफ से अपॉइंटमेंट की गई है। संतोष कुमार यादव जो कि एक IAS ऑफिसर हैं यूपी कैडर से, वो चेयरमैन बनाए गए हैं। और संतोष कुमार यादव अभी जो है वो फिलहाल काम कर रहे थे एडिशनल सेक्रेटरी के पद पे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन में, लेकिन अब ये बना दिए गए हैं चेयरमैन। और साथ ही सुभाशीष पांडा का नाम याद रखना है, जो कि एक IAS ऑफिसर हैं हिमाचल प्रदेश कैडर से, और ये वाइस चेयरमैन बना दिए गए हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के DDA के। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको रिसेंटली रीअपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का 3 साल के लिए? तो आपने कन्फ्यूजन नहीं कर देनी, किसके साथ? इक्विtas स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, क्योंकि उनके थे P वासुदेवन और उनको भी 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया था, इसलिए कन्फ्यूजन हो सकती है। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बनाए गए हैं भास्कर बाबू रामचंद्रन। आंसर क्या होगा? 2 होगा। रीअपॉइंटमेंट हुई है बेसिकली, दोबारा से 3 साल के लिए ही इनको अपॉइंट किया गया है। इनका टाइम पीरियड 23 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये खत्म हो रहा था, 3 साल के लिए और बढ़ा दिया है। तो ये RBI की जनरली अप्रूवल होती है। इसमें RBI को एक सेक्शन में पावर दी गई है 35B के अंदर कि आपकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। 1949 का जो इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके तहत ये अपॉइंटमेंट की गई है। अगले क्वेश्चन के अंदर आते हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स का नाम बताना है नेपाल के और मिनिस्टर्स का जिन्होंने शपथ ली है दिसंबर 2022 में। तो प्राइम मिनिस्टर तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि कौन है, पुष्पा कमल दहल जी हैं, लेकिन 3 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए। एक का नाम है रवि लामिछाने, एक का है नारायण काजी श्रेष्ठ, और एक का नाम है विष्णु प्रसाद पौडेल। तो तीनों के तीनों नाम आपने थोड़ा सा एक बार देख लेने हैं, रवि, नारायण एंड विष्णु। ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो हैं ही, साथ में एक मिनिस्ट्री दी गई है, होम मिनिस्ट्री इनको दी गई है। ऐसे नारायण काजी श्रेष्ठ जो हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट रहेंगे, और विष्णु प्रसाद पौडेल जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी रहेंगे। तो आंसर क्या होगा? ऑल 1 2 3, मतलब 3 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इसलिए क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्राइम मिनिस्टर मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कौन है, पुष्पा कमल दहल जी हैं, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से बिलोंग करते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में किसको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर किर्लोस्कर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के जो ज्वाइंट वेंचर कंपनीज हैं? तो इसमें कई ज्वाइंट वेंचर कंपनीज शामिल हैं, जैसे कि टोयोटा इंडस्ट्रीज इंजन प्राइवेट लिमिटेड, किर्लोस्कर टोयोटा टेक्सटाइल मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड, टोयोटा मटेरियल हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डेंसो किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये सारी कंपनीज के ज्वाइंट वेंचर को हम किर्लोस्कर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ज्वाइंट वेंचर बोल देते हैं। और इसके नए जो डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं वो हैं मानसी टाटा।
मानसी टाटा कौन है? रिसेंटली विक्रम किर्लोस्कर की डेथ हुई थी, तो विक्रम किर्लोस्कर की बेटी हैं मानसी टाटा। मतलब ये 5th जनरेशन है इस किर्लोस्कर एम्पायर के अंदर, तो ये बनी है डायरेक्टर किर्लोस्कर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के ज्वाइंट वेंचर जितने भी हैं उन कंपनीज की। तो क्वेश्चन स्टैटिक है, स्लाइड से याद रख लें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशन की तरफ से एज ए कोऑर्डिनेटर, किस काम के लिए? ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के लिए। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव मतलब ब्लैक सी के थ्रू होता हुआ एक्सपोर्ट हो सके। और ये इनिशिएटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस इनिशिएटिव को इस्तांबुल में लॉन्च किया गया था टर्की के अंदर 22 जुलाई 2022 को। और ये 4 बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस ने लॉन्च किया था। यूक्रेन की सरकार ने इसको, टर्की की सरकार ने, साथ में रशियन फेडरेशन ने, और साथ ही साथ जो है यूनाइटेड नेशन ने, ताकि एक्सपोर्ट किया जा सके यूक्रेन से ग्रेन्स का, फूड स्टफ जो भी है, फर्टिलाइजर का जैसे कि अमोनिया, और अच्छा मैरीटाइम रूट जो है वो बनाया जा सके। तो इसको कहते हैं ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। और इसके नए जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं वो बनाए गए अब्दुल्ला अब्दुल समद दश्ती, जो कि कुवैत से बिलोंग करते हैं। बेसिकली आप कह सकते हो कि एंटोनियो ग्यूतर की तरफ से ये अपॉइंटमेंट की गई है, और ये रिटायर्ड कुवैती वाइस एडमिरल हैं कुवैत के, जिनको अपॉइंट किया गया है। और अब्दुल्ला अब्दुल समद दश्ती से पहले जो है वो अमीर मोहम्मद अब्दुल्ला थे, जो कि सूडान से बिलोंग करते थे, लेकिन अब जो बना दिए गए हैं वो अब्दुल्ला अब्दुल समद दश्ती बना दिए गए हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव बेसिकली क्या है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो शपथ ले चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर की 6ठी बार शपथ ले चुके हैं। कौन सी कंट्री के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो इजराइल के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो ये 25th प्राइम मिनिस्टर बने हैं। खुद 6ठी बार जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन ओवरऑल 25 में प्राइम मिनिस्टर बने हैं इजराइल के। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? लिकुद पार्टी से बिलोंग करते हैं, राइट विंग पार्टी है उससे बिलोंग करते हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो नेसेट के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। नेसेट जो है वो वहाँ की इजराइल की पार्लियामेंट का नाम है, कि इन्होंने इतनी पार्टीज़ के साथ कोalition किया, गठबंधन किया, बेसिकली 6 पार्टीज़ के साथ गठबंधन किया है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद वो 6ठी बार जो है वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और आप कह सकते हो कि इससे पहले यार लैपिड थे जो कि प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनका टाइम पीरियड बहुत ही छोटा रहा, लाइक जुलाई से लेकर दिसंबर 2022 तक रहा है। और इससे पहले जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू ही थे, लेकिन अब दोबारा से प्रधानमंत्री बने हैं। और पहली बार बेंजामिन 1996 में प्रधानमंत्री बने थे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लगाया गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का? फसाए का। तो फिर से एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, और ये लगाया गया है गांजी कमला वर्धना राव को। आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो ये एक 1990 बैच के IAS ऑफिसर हैं, केरला कैडर से बिलोंग करते हैं, और इनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लगाया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तो कमला वर्धना राव जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे इंडिया टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन के, जो कि मिनी रत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर। तो अब ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, और टेलीग्राम चैनल है। हर ऑफिशियल चीज़ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।